बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसके मेन 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें पावर्स की सेपरेशन हुई हुई होती है, जिनमें से एक लेजिस्लेचर था, जुडिशरी था और एग्ज़ेक्टिव ब्रांच थी। तो लेजिस्लेचर का हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं और जुडिशरी उन लॉज़ को जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं उनको इंटरप्रेट करने का काम करती है, और जो एग्ज़ेक्टिव ब्रांच होती है वो उन लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट पर काम करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेजिस्लेशन के हवाले से है। हम लेजिस्लेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेशन है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। द लेजिस्लेशन वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, लेजिस एंड लैटिन। लेजिस मीन्स लॉ एंड लेटम मीन्स टू मेक। तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? टू मेक लॉज। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजिस्लेशन की कुछ डेफिनेशंस पर। तो बेंथम ने क्या इसकी डेफिनेशन बताई है? लेजिस्लेशन इम्प्लाइज बोथ द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग एज वेल एज द लॉ इवॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सच प्रोसेस। तो बेंथम के मुताबिक जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उस वो भी लेजिस्लेशन के अंडर आता है, और जो उस प्रोसेस के नतीजे में लॉ बनाया जाता है वो भी लेजिस्लेशन के ज़मरे में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑस्टिन ने इसकी क्या डेफिनेशन बताई है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लेजिस्लेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन द मेकिंग ऑफ ए न्यू लॉ or amendment, transformation or addition of new provisions in the existing law। तो ऑस्टिन के मुताबिक लेजिस्लेशन के अंडर वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिनके नतीजे में किसी नए लॉ को बनाया जाए, या किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट की जाए, या फिर कुछ प्रोविजंस में कुछ ऐड किया जाए। कोई एग्जिस्टिंग लॉ हो तो उसकी प्रोविजंस में कुछ न्यू एडिशंस की जाएं। इन सब चीज़ों को वो कहता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेजिस्लेशन में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रे की। According to Gray, legislation means the formal utterances of the legislative organ of the गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेशन की टाइप्स पर। तो लेजिस्लेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। वन इज सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड द सेकंड इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब अगर हम सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात करेंगे तो इट इज़ द लेजिस्लेशन दैट इज़ मेड बाय द sovereign authority of the state. It cannot be challenged or altered by any other legislative authority. For example, in Pakistan, the parliament is the supreme legislator and the constitution is the supreme law made by parliament. सुप्रीम लेजिस्लेशन हमेशा उस लेजिस्लेशन को कहा जाएगा जो आपकी स्टेट की सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर सॉवरन अथॉरिटी बनाएगी। जैसे कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो सिर्फ़ पार्लियामेंट है। इसके अलावा कोई कानून साज़ी होगी तो वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाएगी। और जब सुप्रीम लेजिस्लेशन हो जाए, कोई सुप्रीम अथॉरिटी किसी स्टेट की कोई लॉ बना देती है तो वो सुप्रीम लेजिस्लेशन होगी, और ना तो उसको कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कभी भी कोई अल्टरेशन उसमें कर सकती है, ना उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम लेजिस्लेटर है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ की एग्जांपल आप कह सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। इसकी वजह क्या है कि ये वो अथॉरिटीज़ बनाती हैं जिनकी अपनी पावर्स नहीं होती लेजिस्लेशन की, लेकिन फिर भी बर्डन की वजह से जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो इन सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को कुछ जो लेजिस्लेशन की पावर्स हैं वो डेलीगेट कर देती हैं कि ठीक है, आप अपने लॉज़ जो हैं वो
खुद बना सकते हैं, अपने रूल्स बना सकते हैं। अब यहाँ एक बात याद रहे कि जो कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होगी तो वो एक्ट की या ऑर्डिनेंस की अहमियत नहीं रखती, इसको सिर्फ़ ये रूल्स कहलाए जाएंगे। जबकि अगर कुछ पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट की तरफ से कोई लॉ आता है, सिर्फ़ उसको ही एक्ट कंसीडर किया जा सकता है। अब हम सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को डिस्कस कर रहे थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड्स legislation made by some other authority than the supreme legislator। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम लेजिस्लेटर के अलावा कोई भी अथॉरिटी अगर कोई भी कानून साजी करती है तो वो इसके अंडर आएगी, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंडर। द पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ गिवन बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटर टू दी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेटर। जैसे कि पार्लियामेंट अगर किसी को इख्तियार देती है तो ये उसमें आ जाएगी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। एंड द लेटर हैज़ टू वर्क विद इन द लिमिट सेट बाय द फॉर्मर। अब यहाँ पे इस बात का ख़्याल रखा जाएगा कि जो भी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी है, कोई भी वो रूल मेकिंग कर रही है तो वो सुप्रीम लॉ से कंप्लायंस में ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम लॉ कुछ और कह रहा है आपका और जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो उसी के ख़िलाफ़ जा रही है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, कंट्री की सॉवरन अथॉरिटी होती है, जैसे कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पार्लियामेंट की हम बात करेंगे, तो वो इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को कभी भी अल्टर कर सकती है, कभी भी एब्रोगेट कर सकती है और ये चैलेंज भी की जा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की मोस्टली 5 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन की बात करेंगे। तो कॉलोनियल लेजिस्लेशन ये वो लॉज़ होते हैं जो आउटकम होते हैं किसी भी कॉलोनी के। कोई कॉलोनी है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही अक्सर औक़ात ये की जाती हैं। और कोई भी कॉलोनी है तो वो अपनी कॉलोनी के लिए कोई रूल्स बनाती है तो उसको कहेंगे कॉलोनियल लेजिस्लेशन। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनीज़ की सूरत में है। Colonial legislation is the outcome of colony or colonies. For example, the British colonies were conferred limited power of self-government by inferior legislation. The colonies, in exercise of this power, enjoyed limited power of lawmaking, but the law made by colonial government could be repealed, altered by the imperial legislation, that is British Parliament। कॉलोनियल लेजिस्लेशन जो होती है ये किसी भी कॉलोनी का आउटकम होती है। कोई भी कॉलोनी है वो अपनी कॉलोनी के की हदूद के लिए ही सिर्फ़ कॉलोनी के लोगों के लिए कुछ रूल मेकिंग करती है तो उसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहेंगे। और इसमें हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनीज़ की एग्ज़ाम्पल मौजूद है जिन्होंने अपने लिए लॉज़ बनाए थे। उनकी इंपीरियल लेजिस्लेशन ने उनको ये इख्तियारात दिए थे कि वो लिमिटेड पावर ऑफ लॉ मेकिंग जो है वो उसको एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन क्या था कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, जो सॉवरन अथॉरिटी थी, वो उसको रिपील कर सकती थी, अल्टर कर सकती थी, तो उसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन के बारे में। व्हेन लॉ मेकिंग पावर्स इज़ एक्सरसाइज्ड बाय एग्जेक्टिव अंडर द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर is called executive legislation. These powers are expressly delegated to the executive by the parliament। कोई भी एग्जेक्टिव ब्रांच अगर कुछ लॉ मेकिंग करती है उसको वो पावर किसी सुपीरियर अथॉरिटी से ही मिली होती है, लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से ही मिली होती है और इसको फिर हम एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन कहेंगे, जैसे कि पीएम एलोकेट करता है कैबिनेट को। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशल लेजिस्लेशन की। द सुपीरियर कोर्ट्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट हैव द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ओन प्रोसीजर। When law making power is exercised by judges, this is called judicial legislation। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके पास भी लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं। ये अपने लिए रूल्स बना सकते हैं, अपने
ये अपने प्रोसीजर की रेगुलेशन के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं। इनको भी पार्लियामेंट की तरफ से जजेस को कुछ लॉ मेकिंग पावर्स मिली हुई होती हैं। तो अगर कुछ जजेस ये वाली पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, रूल मेकिंग करते हैं, तो इसको जुडिशल लेजिस्लेशन कहा जाएगा। और इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स रूल्स है। नेक्स्ट बात करेंगे हम म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन की। Municipal authorities are empowered and entrusted with the power of establishing special laws for the districts under their control. When lawmaking powers is exercised by municipal authority are allowed within their area to make bylaws for limited purpose such as water tax, land, urban, etc. यहाँ पे म्युनिसिपल लेजिस्लेशन वो है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी को बायलॉज बनाने की कि जो उसको पावर्स दी गई होती हैं कि वो बायलॉज बना सकती है। जैसे वाटर टैक्स से रिलेटेड वो एक लोकेलिटी के लिए ये लॉज बनाती है, जो म्युनिसिपल लेजिस्लेशन है। और ये जितनी भी हम लेजिस्लेशन की काइंड पढ़ रहे हैं, ये सारी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की काइंड्स हैं। और इनको कभी भी ये चैलेंज की जा सकती हैं, अल्टर की जा सकती हैं बाय सुप्रीम लेजिस्लेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन की। There are the bodies of private persons. They make rules for the regulation and functioning of their offices. When lawmaking powers is exercised by any independent authority, that is private entities, bodies, universities, private schools, railway, etc. Autonomous legislation वो होती है जो कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट स्कूल्स, कोई भी इदारा अगर अपने ऑफिस की फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल मेकिंग करता है, कोई रेगुलेशंस बनाता है, तो उनको ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन कहा जाएगा। और उसकी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ उस एंटिटी तक ही होगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके जो रूल्स होंगे वो उस यूनिवर्सिटी तक ही महदूद होंगे, वहीं पर वो एप्लीकेबल होंगे सिर्फ। तो ये भी एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की ही काइंड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिलेगी। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।